नमस्ते दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। इस बार मुद्दा ओटीटी का रहेगा। पारक साहब, पिछले कुछ सालों में ओटीटी बहुत प्रमुखता से हमारे स्क्रीन स्पेस में आ गया है और हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। बीच में पेंडेमिक के समय, महामारी के समय यह भी हुआ कि ढेर सारी फिल्में सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई, न सिर्फ हिंदी की बल्कि अन्य भाषाओं की भी। और चूंकि उनको व्यापक दर्शकों तक पहुंचना था, तो वे देश की ही दूसरी भाषाओं में भी डब होकर के पहुंची। इसके अलावा विदेशों की भी फिल्में देखी गई, काफ़ी तादाद में देखी गई। ऐसा माना भी जा रहा है कि ओटीटी का जो ये नया दर्शक है, वही अब नए सिनेमा की मांग कर रहा है या चाहता है कि उसको ऐसा कुछ दिखे जो वो ऑलरेडी देख चुका है या जिससे एक्सपोज हो चुका है। तो ओटीटी के इस आगमन और प्रभाव को आप कैसे देखते हैं? ये मैं कुल मिलाकर इसे एक ऐसे टेक्नोलॉजी के एक ऐसे पक्ष के रूप में देखता हूँ जो हमारे बीच आ चुकी है और जो तब ही कम प्रभावी होगी या तब ही वो पीछे हटेगी जब उससे आगे की तकनीक आएगी, आगे की प्रौद्योगिकी आएगी। तो अगर आप क्रम से देखें तो ओटीटी जो है वो इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अब इंटरनेट जो है वो दुनिया में लगभग दुनिया के हर कोने पर उपलब्ध है। और इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप दुनिया के एक कोने से बैठकर दुनिया के दूसरे कोने से संपर्क कर सकते हैं, श्रव्य रूप में, दृश्य रूप में, किसी भी रूप में। और ये एक बहुत जबरदस्त इंटरनेट की बहुत जबरदस्त विशेषता है। ओटीटी मतलब ओवर द टॉप। इसका मतलब यह है कि अब तक जो ऑडियो और वीडियो, खासतौर पर वीडियो प्रस्तुत करने का, दृश्य माध्यम प्रस्तुत करने के जो भी तरीके थे, वो इस ओटीटी में वे सब तरीके समाहित हो चुके हैं। और उनके साथ साथ ये एक नया रूप है। तो नया रूप कैसे है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर ओटीटी जो है, इसके माध्यम से आप फिल्में देख सकते हैं, आप धारावाहिक देख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, आप न्यूज़ सुन सकते हैं, आप जो कुछ भी टेलीविजन पर करते हैं, जो सिनेमा हॉल में जाके करते हैं, देखते हैं, वो सब चीज़ें आप ओटीटी पर भी कर सकते हैं। ओटीटी पर भी आप उपलब्ध हो सकती है, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज़ यह है कि ओटीटी मतलब ओटीटी का के संदर्भ में एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वास्तव में ओटीटी के कई सारे ऐप हैं। भारत में ही लगभग बताया जाता है कि 50 से अधिक ऐप सक्रिय हैं और दुनिया भर में तो सैकड़ों हजारों ऐप हैं। तो इन ऐप के माध्यम से ये सारे कार्यक्रम लोगों के कंप्यूटर पर, लोगों के मोबाइल पर, लोगों के टेलीविजन पर उपलब्ध हो सकते हैं। पहले क्या था कि आप अगर टेलीविजन पर कोई प्रोग्राम देखते थे तो उसका एक शेड्यूल होता था कि रात को 8 बजे न्यूज आएगी, 9 बजे फलाना सीरियल आएगा और हमको इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ओटीटी, आपने मान लीजिए 8 बजे वाली कार्यक्रम नहीं देख पाए, 9 बजे वाले कार्यक्रम नहीं देख पाए, तो कोई बात नहीं, ओटीटी पर वो उपलब्ध रहेगा और आप बाद में अपने समय से देख सकते हैं। पहले कोई सीरियल आता था तो पूरे परिवार को एक साथ एक समय बैठना पड़ता था। उसमें कई बार ये होता था कि कोई व्यक्ति अभी नौकरी से आया नहीं है, कोई और किसी काम में व्यस्त है, तो उसके लिए फिर वो रीटेलीकास्ट होने पर ही देखना संभव होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो वो अगर मान लीजिए मेट्रो में जा रहा है तो अपने कान में ईयरफोन लगा के उस कार्यक्रम को कभी भी देख सकता है, जब भी उसे मौका हो। तो ओटीटी ने एक तरह से उसके हाथ में, यानी दर्शकों के हाथ में, एक ऐसा माध्यम दे दिया है जो उसकी इच्छा के अनुसार उसको उपलब्ध हो सकता है, उसकी जरूरत के अनुसार, उसकी जब उसको मन करे तब वो उसे देख सकता है। ये एक बहुत कहना चाहिए एक बड़ी
बात है। और इस रूप में ओटीटी जो है वो एक बड़ा माध्यम है। ये जरूर है कि ओटीटी ऐसा लग सकता है कि अगर आप ओटीटी के इन ऐप्स को लें, क्योंकि आपको ओटीटी के ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे पूरे साल के लिए या महीनों के लिए, अगर तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा। और ये पैसा हो सकता है कि जो खास खास ऐप हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम वीडियो है, हॉटस्टार है, जियो सिनेमा है, और भी कई सारे हैं। तो इनको अगर आप लेंगे तो इसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, और वो फीस घर में अगर आप केबल कनेक्शन लेते हैं उनसे ज़्यादा हो सकता है, कि हो ज़्यादा होता ही है। लेकिन केवल आपको इतना विशाल भंडार फिल्मों का, सीरियल्स का, डॉक्यूमेंट्रीज का, शॉर्ट फिल्मों का इतना विशाल भंडार उपलब्ध नहीं कराता। आप दुनिया भर की फिल्में देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज। और फिल्में ही नहीं, कुछ भी। मैंने ओटीटी पर ही सेकेंड वर्ल्ड वार से संबंधित इतनी शानदार डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, हिटलर के शासन के संबंध में डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, बहुत तरह की। अब जैसे अभी जिस फिल्म को, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को पुरस्कार मिला ऑस्कर, एलिफेंट विस्पर्स, वो ओटीटी के कारण मेरे लिए संभव हुआ उसे देखना, नहीं तो पता नहीं कब तक इंतजार करते। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। दूसरी जो चीज ओटीटी में हो रही है वो यह है कि अब इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है कि कोई भी फिल्म या कोई भी सीरियल या कोई भी कार्यक्रम जो है उसे आप बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे कोरियाई फिल्म है। अब कोरियाई फिल्म तो मूल रूप में कोरियाई भाषा में बनी होगी, लेकिन वो कोरियाई फिल्म जो है अंग्रेजी में भी उपलब्ध हो रही है ओटीटी पर, हिंदी में उपलब्ध हो रही है, भारत के और कुछ भाषाओं में उपलब्ध हो रही है। नतीजा क्या है कि आप उस फिल्म को जो है अपनी पसंद की भाषा में देख सकते हैं। कोरियाई नहीं, फ्रेंच फिल्म को, स्पेनिश फिल्मों को, तमिल फिल्मों को, तेलुगु फिल्मों को, सीरियल को, डॉक्यूमेंट्रीज को, ठीक है। स्थिति यह है कि अगर हिंदी में न भी हो, मान लीजिए किसी वजह से हिंदी में ना हो, तो अंग्रेजी में अगर सबटाइटल भी हो तो दर्शकों की संख्या हिंदुस्तान में ही बहुत बढ़ जाएगी। तो ओटीटी ने यह मुमकिन बनाया दोनों तरह से दर्शकों को दुनिया भर की फिल्मों और सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्रीज देखने के अवसर प्रदान किया। और दूसरा यह है कि भारत की विभिन्न भाषाओं में बनने वाले कार्यक्रम, फिल्में जो है वो भारत के अंदर भी विभिन्न भाषा भाषियों के बीच में और विदेशी दर्शकों के बीच में भी पहुंच रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इससे मतलब आप एक प्रोग्राम, एक फिल्म को 10-12 भाषाओं के अंदर डब करके दिखा सकते हैं। आपको बस सिर्फ यह है कि जब वो फिल्म देखनी है तो उसमें जो एक तरफ ऑडियो के विकल्प दिए होते हैं, दूसरी तरफ सबटाइटल के विकल्प दिए होते हैं, और आपको टिक करना होता है जो इस भाषा में आपको देखना है। बहुत मुमकिन है कि सभी के, जाहिर है कि दुनिया में सैकड़ों भाषाएं हैं और सभी में तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर दुनिया की कुछ प्रमुख भाषाओं में वे चीजें उपलब्ध हो रही है तो स्पष्ट रूप से दर्शकों का कि एक बहुत व्यापक समुदाय उन चीजों को देखने के लिए उपलब्ध हो जाता है। और ये एक तरह से कहना चाहिए कि उससे हमारा जो अनुभव संसार है वो काफी विस्तृत हो रहा है। एक और चीज जो है ओटीटी के संदर्भ में वो यह है कि अभी तक ओटीटी पर सेंसरशिप का नियम लागू नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता, ये नहीं जानता कि कब तक ये ओटीटी इस पर बचा रहेगा, लेकिन इसके कारण काफी हद तक देश विदेश की फिल्में या दूसरे कार्यक्रम जो है
वो अपने मूल रूप में हम देख पाते हैं, वो बहुत सेंसर नहीं होते। लेकिन इसके कारण ये भी देखते हैं कि फिल्मकार जो है उनको ज़्यादा एक तरह की स्वतंत्रता का बोध होता है। वो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ पेश कर सकते हैं जो अन्यथा शायद उन्हें पेश करने की हिम्मत नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ओटीटी के कारण कई जो ऐसे फिल्मकार जिनके पास में बहुत बड़ा बजट नहीं होता फिल्म बनाने का, लेकिन वो अपनी एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करना चाहते हैं जो लोकप्रिय ढांचे में नहीं होती, लेकिन जिनके पास में एक बहुत ही तगड़ी अंतर्वस्तु होती है, बहुत तगड़ा तथ्य होता है और वो उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वो उसे ओटीटी पर उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं और वो ओटीटी पर उपलब्ध हो जाती है। और मैंने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी हैं जो दरअसल सिनेमाघरों में शायद मैं नहीं देख पाता, लेकिन वो तमिलनाडु की फिल्में, तमिल फिल्में या मलयालम फिल्में, इस तरह की बहुत सारी फिल्में जो है मैंने इस ओटीटी के माध्यम से ही मैं देख पाया और वो काफ़ी अच्छी फिल्में थी। और अगर हिंदी में भी डब हुई है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हुई है और अंग्रेजी सबटाइटल के साथ भी है तो एक कम्युनिकेशन संभव होता है फिल्म के साथ में। ये जरूर है कि इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी हो रहा है। कुछ फिल्मों में कुछ ज़्यादा ही खुलापन दिखाई देता है कई बार, और कुछ गाली गलौज की भाषा का भी ज़्यादा उपयोग हो रहा है। लेकिन जहाँ पर बहुत स्वाभाविक रूप से है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ ज़बरदस्ती केवल प्रचारित करने के लिए किया जा रहा है वो मेरे ख्याल शायद उपयुक्त नहीं। ये और ऑडियो विजुअल मीडियम से आ रही चीज़ों का तो करता ही है। मुझे नहीं मालूम है कि क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि वो विलोम है। मैं नहीं समझता कि विलोम है। अभी मैंने कल या आज ही नंदिता दास का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो नंदिता दास कह रही थी कि भाई मेरी फिल्म जो जेमिटो जुदाटो, हाँ वो सिनेमा हॉल से तो उतर गई है। अब मुझे इंतजार है कि वो ओटीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। इसका मतलब है कि ओटीटी जो है सिनेमा का या सिनेमाघरों का विलोम नहीं है, बल्कि एक तरह से कहना चाहिए कि एक पूरक है। पूरक इस अर्थ में है कि वो फिल्मकार को ये उम्मीद रहती है कि जो फिल्म मेरी सिनेमा हॉल पर, थिएटर पर नहीं चली है, वो ओटीटी पर देखेंगे। ओटीटी पर हम बहुत सारी ऐसी फिल्में देखते हैं जो हम सिनेमाघर में जाकर नहीं देखते, क्योंकि उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। लेकिन जब देख लेते हैं ओटीटी पर, तब हमारी प्रतिक्रिया कई बार इस तरह की होती है, यार फिल्म तो बहुत अच्छी थी, हैं, इसे देखकर तो हमने बहुत अच्छा किया। तो इसका मतलब यह है कि फिल्म के जो कोई अच्छी फिल्म का पैमाना सिर्फ यह नहीं है कि वो थिएटर पर कामयाब हो। अच्छी फिल्म का पैमाना यह भी है कि उस फिल्म की कहानी अच्छी हो। वो भले ही लोगों को ओटीटी पर देखने को मिले, लेकिन अगर देखी जाती है तो फिर काफ़ी देखी जाती है और लोग पसंद करते हैं। और बहुत सारी फिल्में हैं। मैंने एक मराठी फिल्म देखी थी, डीट। एक ऐसे विषय पर थी जिसमें एक गाय गाभन है और उसका बच्चा होने वाला है, और उस कहानी के माध्यम से स्त्री की मुक्ति की कहानी भी कही गई है। ठीक है, छोटी सी फिल्म है, 1.5 घंटे की होगी, लेकिन बहुत प्रभावशाली फिल्म थी वो। और उसके अंदर कैमरा वर्क जो था, गांव की कहानी थी और एक रात की कहानी है, और उस एक रात का के जो दृश्य आते हैं बहुत ही प्रभावशाली। ये उस समय यह जरूर लगता है कि यार हम टेलीविजन पर देख रहे हैं जो बहुत छोटा सा पर्दा है, शायद हम बड़े पर्दे पर देख पाते इस फिल्म को तो और भी ज़्यादा प्रभावी होती। लेकिन इस तरह की और कई सारी फिल्में हैं। एक फिल्म देखी मैंने, गार्गी, जो थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें एक बच्ची, 3 एज की बच्ची के साथ में रेप होता है, और उसमें जो फिल्म की नायिका है उसका पिता पकड़ा जाता है जो सिक्योरिटी मैन है, और वह जो है अपने पिता को छुड़ाने की कोशिश करती है।
क्योंकि उसे ये विश्वास है कि उसका पिता जो है अपराधी नहीं है, पिता बूढ़ा है, ठीक है, और वो अपराधी नहीं है, उसे पुलिस ने गलत ढंग से पकड़ा। फिल्म आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, और अंततः उसे मालूम पड़ता है कि नहीं, उसका पिता अपराधी है, ठीक है, और वो पुलिस को उसका प्रमाण देती है। इस तरह की फिल्म का, या दलित जीवन की जो जो मतलब दलितों के साथ जो उत्पीड़न होता है, उनके जीवन की जो विडंबनाएं हैं, उनको दक्षिण की बहुत सारी फिल्मों ने दिखाया। स्त्रियों पर, स्त्री मुक्ति पर, स्त्री सबलीकरण पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, मराठी में बनी है, दक्षिण की फिल्मों में बनी है, हिंदी में भी कई सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो पर्दे पर, बड़े पर्दे पर नहीं दिखाई। तो मैं नहीं समझता कि जो लोग ये कहते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म सिनेमा का विलोम है या सिनेमा का विरोध ही है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ कि उनको एक और अवसर देती है कमाई का। इस रूप में देखिए कि आप ये देखिए कि आज से 40 साल पहले सिनेमा में जो फिल्में सिनेमा के पर्दे पर, सिनेमाघरों में रिलीज होती थी और वहाँ जो कमाई होती थी, उसी के आधार पर फिल्में फ्लॉप या सफल मानी जाती थी और उनकी आमदनी का एक ही जरिया था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो क्या हुआ कि हिंदुस्तान के बाहर भी फिल्में रिलीज होने लगी, उनके गीत संगीत अलग से रिलीज होने लगे, बाहर उनको बेचा जाने लगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये तक हुआ कि वे फिल्में जो सिर्फ पहले कमाई का एक तरीका था, उस कमाई के और 2-3 तरीके निकल आए और उससे 40-50% तक उनकी आमदनी होने लगी। OTT ने, मैं समझता हूँ, और उसके बाद से एक चीज और हुई OTT पर आने से पहले, कि उसके कारण आप देखेंगे कि पिछले 30-40 सालों में बहुत ज्यादा बड़े बजट की फिल्मों को छोड़ दें तो आमतौर पर जो फिल्में हैं वो उस तरह से फ्लॉप नहीं होती जिस तरह से पहले फ्लॉप होती थी। पहले 10% फिल्में सफल होती थी, 90% फ्लॉप होती थी। अब 20-30% फिल्में फ्लॉप होती है, ज्यादातर अपनी कमाई निकाल ही लेती है। और OTT जो है वो उनको कमाई का एक और जरिया देती है, नहीं केवल एक और जरिया देती है, एक लंबे समय तक वो फिल्में OTT पर उपलब्ध होकर धीरे धीरे उनकी कमाई का माध्यम बनी है। उपलब्ध है। मुझे लगता है कि कस्बे और छोटे शहरों में या गांव में जहां ये सारी सुविधाएं नहीं है, मतलब 2 वजहों से, एक तो तकनीकी रूप से पहुंची नहीं है, दूसरे उनकी गरीबी की वजह से। जहाँ वे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी नहीं खरीद सकते तो इसको देख भी नहीं सकते। फिर इसकी फ़ीस अपनी, जिसकी हमने बात की शुरू में कि इसकी फ़ीस एक होती है। ऐसे में उन दर्शकों का ख्याल कैसे रख पाएगी OTT, या क्या OTT के पास आपके अनुभव में ऐसा कहीं कुछ आया है कि उन दर्शकों को भी फिल्म मिल सके देखने के लिए? नहीं, मेरा अपना विचार है कि जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो दर्शक वर्ग है, ये दर्शक वर्ग पिछले 30-40 साल में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अभी भी हाशिए पर है, वो उसके केंद्र में नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो OTT का माध्यम है ये अब भी मध्य वर्ग तक ही है। भारत जैसे देशों में जो इतना विशाल है कि वहाँ पर मान लीजिए केवल मध्य वर्ग ही OTT ऐप को डाउनलोड करता है और उसके लिए पैसा खर्च करने की स्थिति में है, तो जो ये निगम जो OTT ऐप को लॉन्च किया है जिन्होंने, उनके लिए पर्याप्त आमदनी हो जाती है और वो अपना निकाल सकते हैं, अपना खर्चा वगैरह निकाल सकते हैं, इवन फिल्में बनवा सकते हैं, सीरियल बनवा सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन इस 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों के द्वारा उनका तो व्यवसाय चल जाता है, लेकिन वो तो बाहर रह जाते हैं। जो
पहले सिनेमा का सबसे प्रमुख दर्शक होता था, जो सबसे बड़ी जमात होती थी, उनको वो नहीं मिल पाता। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि जिस तरह से मतलब बहुत मेरे पास ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पायरेसी के माध्यम से वे फिल्में देखते हैं, उसी तरीके से वो ये फिल्में भी देखते हैं, उपलब्ध कराते हैं लोग कि अगर 10 दर्शक मिल गए तो ठीक है, हम आपको, उन्होंने तो ले रखा है नेटफ्लिक्स, वो फिल्म दिखा देंगे, आप आइए, आप 25-25 रुपये दीजिए, उनको तो कोई नुकसान नहीं है और उनको 25 रुपये में सस्ता भी पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि हर एक की अपनी पसंद की एक लिमिटेशन होती है, सब चीजें पसंद नहीं करता। आप 50 ऐप कोई नहीं खरीदता, ठीक है। मेरे पास भी 4-5 ही ऐप है जिससे कि मेरा काम चल जाता है, तो वो जो है उससे वो थोड़ा व्यापक बनाता है, क्योंकि आप सब न लें, आपको अगर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या हॉटस्टार, ये 3-4 ही ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। दूसरा एक और है, इसमें थोड़ा सा आप मुझे पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन आप OTT प्लेटफॉर्म अगर खरीदते हैं तो अपने घर के सब सदस्यों को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग खरीदें, मतलब जैसे मेरे पास है OTT है, तो वो मेरी पत्नी भी उससे देख सकती है अपने कंप्यूटर, मेरी बेटी भी उसे देख सकती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक OTT को जो है, जरूरी नहीं है कि दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ पर मेरे पास मेरे कंप्यूटर, मोबाइल पर सब जो भी मैं देखना चाहता हूँ वो OTT है। मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि आप डाउनलोड करेंगे क्या, अगर आपको देखना हो तो मेरा दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास है। इसका मतलब यह है कि इसे थोड़ा और व्यापक बनाया जा सकता है, लोग उसमें आपस में, मुझे लगता है कि यूथ जो है, जो खासतौर पर शहरों और नगरों में रहता है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत न हो, लेकिन लोअर मिडिल क्लास तक है, उन तक OTT पहुंच रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उन तक नहीं पहुंच रहा है, लिमिट में ही सही, लेकिन पहुंच रहा है। उसके कई तरीके हैं जो वो शायद करते हैं कि एक ने नेटफ्लिक्स ले रखा है, दूसरे ने हॉटस्टार ले रखा है, तीसरा देखते हैं आपस में बांट। अभी हाल में एक OTT प्लेटफॉर्म से भारत सरकार ने समझौता किया है, हाँ, शायद आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। इसको भविष्य में किस तरीके क्या पेच कह सकते हैं आप? देखिए, दो चीजें हैं OTT के साथ। एक तो यह है कि अभी तक OTT पर सरकारें कंट्रोल नहीं कर पाई है। जैसे नेटफ्लिक्स है, अब नेटफ्लिक्स तो अमेरिका से चलता है, ठीक है, और अगर वो उसे कंट्रोल करना चाहेगी तो वो इतना आसान नहीं है। लेकिन नेटफ्लिक्स जितना ही कमोबेश लोकप्रिय है अमेजन प्राइम वीडियो, ठीक है, अगर वो इनमें से किसी के साथ समझौता करती है भारत सरकार, तो भारत सरकार के पास में बहुत बड़ा खजाना है दूरदर्शन का, ठीक है। उनके पास फिल्में हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्री है, उनके पास में कई तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, और इस OTT के प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। ये चूंकि सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो इस प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, अन्यथा तो ऐप अपना भी एक ऐप बनाकर वो खुद अपने ऐप पर ये सब चीज़ें उपलब्ध करा सकते थे। लेकिन ठीक है, अगर वो किसी विदेशी कंपनी को देना चाहते हैं तो ये उसको वो उपलब्ध हो, अच्छी बात है, लेकिन वो उपलब्ध सबको हो और सब हो, यानी कि उसमें छंटनी नहीं होनी चाहिए। जो उनकी राजनीतिक विचारधारा है उसका आधार नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज़ें दबा दी जाए और कुछ चीज़ें ही दिखाई जाए। दूसरी एक और बात है कि इस प्रक्रिया में
वो ओटीटी पर नियंत्रण करने की कोशिश ना करे, उसको सेंसर करने की कोशिश ना करे। सेंसर करना जो है वो अभी तक टेलीविजन पर सेंसर नहीं होता है, बाद में ही उसका होता है। ओटीटी पर प्रॉब्लम यह है कि टेलीविजन को तो आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप नोटिस भेज के कह सकते हैं कि आप इस कार्यक्रम को हटाइए या इस कार्यक्रम को मत दिखाइए, लेकिन ओटीटी पर तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने मान लीजिए किसी और तरीके से इंटरनेट को डाउनलोड कर रखा है या जोड़ रखा है, तो हो सकता है कि आप उसके बावजूद देखें अगर प्रतिबंध लगा हो तो बहुत आसान तो नहीं होता है, लेकिन जैसा संभव है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छा, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप कोई चीज़ को प्रतिबंधित तो कर ही नहीं सकते। यहाँ करेंगे कहीं और देखा जाएगा, हिंदुस्तान से बाहर देखा जाएगा, ठीक है, हिंदुस्तान से बाहर देखा जाएगा तो मालूम पड़ा कि आपका कोई मित्र वहाँ पर बैठा हुआ है, वो उस कार्यक्रम को किसी और तरीके से ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से डाउनलोड करके आपको भेज देना। अब देखिए, आप बिना इंटरनेट के भी देख लेंगे, देखते समय फिर उसको इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए ये जो प्रतिबंध वगैरह है ये तो ठीक नहीं है। निश्चित रूप से जो भी हमारे पास में, सरकार के पास में बहुत सारी फिल्में NDFC के सहयोग से बनी है, वे फिल्में अगर उपलब्ध हों और वो लोगों को देखने को मिले, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी हैं, बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यूज हैं जो दिखाए जाने चाहिए। फिल्म्स डिवीजन का बहुत बड़ा खजाना है, आज़ादी के समय से लेकर या उससे भी पहले से, जिसमें हमारे इतिहास की बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको फिल्माया गया है। वो सब अगर देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा और ये हमारे अनुभव को भी बढ़ाएगा, शैक्षिक रूप से भी इसका, रिसर्च की दृष्टि से भी होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी बातें बताने और शेयर करने के लिए, और सिनेमा हॉल आपका कृतार्थ रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।